चलो अब कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन शुरू करते हैं। ये आखिरी लेक्चर होगा, उसके बाद में हम लोग प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड। तो देखो कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन इंपॉर्टेंट है, 2-3 क्वेश्चन आते हैं हर एक एग्जाम में, चाहे जो भी एग्जाम हो, चाहे वनडे एग्जाम हो या फिर आपका कोई एंट्रेंस एग्जाम हो। तो एनालिटिकल वाला क्वेश्चन है। अब होता क्या है कि कोई भी टाइट्रेशन होता है उससे आप इक्विवेलेंट पॉइंट आप क्या करते हो, निकालते हो। तो कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन से भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि ग्राफ इसका किसके किसके बीच में बनता है। ग्राफ इसका जो बनता है लैम्डा एम मोलर कंडक्टेंस और वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट इन ml। ठीक है भाई, इसके बीच में आपका ग्राफ बनता है। अब जब आप रिएक्शन शुरू करते हो, टाइट्रेशन शुरू करते हो, तो आपके पास में कम से कम 5 पॉइंट होने ही चाहिए। उसके बाद आपके चाहे जो भी पॉइंट हो, लेकिन इनिशियल आपके कुछ ये पॉइंट्स जरूरी हैं। तो आप जस्ट स्टार्ट जब करते हो रिएक्शन, तो एक पॉइंट तो आपको वहां पे लेना पड़ता है, जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट पे। आप जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट करने वाले हो, टाइट्रेशन स्टार्ट करने वाले हो, एक तो आपको वहां लेना है। दूसरा आपको मिड पॉइंट पे लेना है। कहां पे लेना है? मिड पॉइंट पे। मिड पॉइंट पे लोगे। फिर तीसरा आपका क्या आएगा? बिफोर इक्विवेलेंट पॉइंट, या फिर ये कह लो कि जस्ट बिफोर इक्विवेलेंट पॉइंट। ठीक है, जस्ट बिफोर इक्विवेलेंट पॉइंट। ठीक, ये 3 पॉइंट हो गए। अब इसके बाद में आपका जो चौथा पॉइंट है एट इक्विवेलेंट पे। अब ये हो गया एट इक्विवेलेंट। ठीक, अब जो पांचवा होगा वो जस्ट आफ्टर इक्विवेलेंट, आफ्टर इक्विवेलेंट। ये आपके 5 पॉइंट होते हैं, आपको ये लेने पड़ते हैं 5 पॉइंट। आप स्टार्ट करते हो तब लेना पड़ता है मिड पे। अब जैसे इक्विवेलेंट पॉइंट आता है उसके जस्ट पहले, फिर इक्विवेलेंट पॉइंट पे, फिर आफ्टर इक्विवेलेंट पॉइंट पे। ये 5 पॉइंट तो आपके टाइट्रेशन में रहते ही रहते हैं। इसके अलावा आप और भी पॉइंट लेते हो, फिर आप ग्राफ क्या करते हो, प्लॉट करते हो। तो ये हो गया हमारा कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन का ये बिल्कुल बेसिक्स है कि कहाँ कहाँ पे कैसे ग्राफ बनता है, कौन कौन से पॉइंट आते हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा सा ग्राफ की तरफ चलते हैं, आपको लेके ग्राफ किसके किसके बीच में बनता है। तो जो पहला हम बनाएंगे वो बनाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब हम ले लेंगे HCl वर्सेस NaOH। ठीक है भाई। दूसरा हम ले लेंगे कोई हम वीक एसिड ले लेते हैं और वीक एसिड में हम स्ट्रॉन्ग बेस मिला देते हैं। वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे हमने ले लिया एस्टिक एसिड और NaOH ले लिया। ठीक, ये 2 ग्राफ हो गए। तीसरा ग्राफ हमारा बनेगा मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का। ठीक है, जो हम ले सकते हैं क्या, CH3COO और HCl एक एसिड का मिक्सचर ले लिया वर्सेस NaOH। ठीक, 3 ग्राफ हो गए हमारे। चौथा ग्राफ हम क्या बना सकते हैं इसमें, आप वीक बेस ले लिया आपने। वीक बेस को आप क्या कर रहे हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड से आप क्या कर रहे हो, वीक बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड। आपका एक ग्राफ ये बन गया। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लो और स्ट्रॉन्ग एसिड का कुछ भी ले लो। ये आपके 4 ग्राफ ही हो जाएंगे। और एक मैं आपको यहीं पे प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन वाला भी ग्राफ यहीं पे भी बनवा दूंगा। सिमिलर होता है इसीलिए इसको यहीं पे कर लेंगे। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का,
और कैसे हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं आपसे। अब देखो यहाँ पे H प्लस पहला आपका ये है, पहला वाला जो ग्राफ है वो स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का है, ठीक है। जो H प्लस है और OH माइनस, H प्लस और OH माइनस, H प्लस और OH माइनस, ये आपके हाई मोबिलिटी वाले बोले जाते हैं, हाई मोबिलिटी वाले बोले जाते हैं। बाकी के जितने भी हैं, इसके अलावा जितने भी आयंस हैं, इनके अलावा जितने भी आयंस हैं उनको क्या बोलेंगे, लो मोबिलिटी का। ठीक, हाई मोबिलिटी भी कह लो या फिर हाई कंडक्टेंस कह लो, हाई कंडक्टेंस कह लो, और ये लो, ये मतलब आपको H प्लस और OH माइनस को ध्यान रखना। इसके अलावा बाकी वाले जितने भी हैं वो आपके लो मोबिलिटी वाले होते हैं। अब आप जब हाई वाला होगा, जब हाई मोबिलिटी रिप्लेस करेगा, किसको रिप्लेस कर रहा है, लो वाले को रिप्लेस कर रहा है, लो वाले को, तो यहां पे क्या होगा, इंक्रीज होगा कंडक्टेंस, लैम्डा m आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है। हाई मोबिलिटी वाले लो वाले को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, तो इंक्रीज होगा। यही लो वाला का अगर क्या करेगा, लो वाला हाई को रिप्लेस करे, रिप्लेस लो मोबिलिटी रिप्लेस हाई वाले को, तो यहां पे क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। और अगर लो को करेगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लो रिप्लेस कर रहा है लो को तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अभी क्या भला क्या है, रिप्लेस करने वाले क्या सीन है, इस चीज को देखते हो, ठीक। मतलब हाई वाला रिप्लेस कर रहा है किसको, लो वाले को। हाई मतलब H प्लस और OH माइनस अगर किसी को रिप्लेस कर रहा है तो आपका वहां पे बढ़ जाएगा, दूसरे वाले में घट जाएगा और इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अबे हाई और लो क्या मतलब हुआ यहाँ पे, इसके पहले एक चीज और देखनी है कि आप जब भी रिएक्शन कराओगे तो आफ्टर और बिफोर होता है, मतलब रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है तो बिफोर पॉइंट हो गया, और जब रिएक्शन हो जाती है तो उसके बाद में आफ्टर पॉइंट होता है। तो आपको ये देखना है कि आफ्टर एंड बिफोर पॉइंट, आफ्टर और बिफोर में नंबर ऑफ आयंस तो नहीं बदले हैं, पहले यही चेक करना है आपको कि नंबर ऑफ आयंस चेंज तो नहीं हुए हैं ना, ये आपको पहले देखना है, नंबर ऑफ आयंस। अगर नंबर ऑफ आयंस दोनों में पहले बिफोर और आफ्टर में सेम है, फिर उसके बाद में हम दूसरे कॉन्सेप्ट हाई और लो और हाई करेंगे, ठीक है। अब देखो जैसे अब हमारा क्या है, यहाँ पे NaOH है, यहाँ पे क्या हमारा HCl वर्सेस NaOH, यही है ना। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया बिफोर रिएक्शन, ये बिफोर है, बिफोर आप क्या कर रहे हो यहाँ पे कि NaOH डाल रहे हो उसके अंदर, ये HCl है, इसमें आप NaOH मिला रहे हो, जब रिएक्शन नहीं हुई थी NaOH मिला रहे हो इसमें, तो जब बिफोर में क्या था, H प्लस था और Cl माइनस था, नंबर ऑफ आयंस 2 थे। अब जब NaOH मिला दिए, आफ्टर क्या बन गया है, ये आफ्टर क्या बन गया आपका HCl प्लस NaOH, आप जब मिला दिए NaOH को तो यहाँ पे क्या बन गया NaCl। तो अब यहाँ पे क्या आपका दिख रहा है,
Na प्लस प्लस Cl माइनस। तो पहली वाला ये थी कि आपको क्या चेक करना था, आफ्टर और बिफोर नंबर ऑफ आयंस तो नहीं बदले हैं। तो आफ्टर में भी नंबर ऑफ आयंस 2 थे, H प्लस और Cl माइनस, और इसके बाद में भी सॉरी बिफोर में भी पहले 2 थे और आफ्टर में भी 2 हैं। तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब क्या हुआ कि अब हाई और लो की बात करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे आप लोग ये देखिए ध्यान से कि Cl माइनस और ये Cl माइनस दोनों में कॉमन है, Cl माइनस कॉमन है, इसको छोड़ दीजिए। अब ये देखिए H प्लस, यहाँ पहले था H प्लस, अब ये क्या हो गया Na प्लस, यहाँ पे क्या हो गया Na प्लस। अब ये हाई था ना, हाई मोबिलिटी का था, अब यहाँ पे Na प्लस हो गया लो मोबिलिटी वाला। तो हाई वाला रिप्लेस हो गया किससे, लो वाले से रिप्लेस हो गया। मतलब अब H प्लस की जगह पे क्या आ गया Na प्लस आ गया, मतलब लो वाला आ गया। अब इसकी गद्दी पे कौन बैठ गया, लो वाला बैठ गया। जब लो वाला बैठेगा तो क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। तो जो आपका ग्राफ है बहुत शार्पली क्या होगा, डाउन जाएगा। क्या होगा, डाउन जाएगा। ठीक है भाई। आपका ये ग्राफ ऐसे डाउन आया, ठीक। और फिर उसके बाद में एक ऐसा पॉइंट आएगा कि इक्विवेलेंट पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि आप मिलाते जाओगे। मान लो आपने पहले क्या किया, ये आपका कितना है 100 ml है, HCl आपका 100 ml है, ठीक है। HCl 100 ml लिया है, पहले 0 ml NaOH पे आपने चेक कर लिया, फिर उसके बाद में मिड पॉइंट था, तो ये हमारी कहाँ पे हो गया 0 ml, मिड पॉइंट क्या होगा इसका 50 ml। अब इक्विवेलेंट पॉइंट के जस्ट पहले, मतलब मान लो ये 100 है तो इक्विवेलेंट 100 पे आएगा ना, इसके जस्ट पहले का मतलब मान लो कि 90 या 95 या 99 ml पे आपने चेक कर लिया। फिर उसके बाद में एट इक्विवेलेंट पे मतलब आपने 100 ml मिला दिया। अब 100 ml मिलाने के बाद में आप थोड़ा सा और आगे मिला दिए, मान लिए कुछ और 2-4 ml मिला दिए, 105 ml कर दिया आपने। तो ये आप क्या कर रहे हो, NaOH ऐड कर रहे हो, NaOH ऐड कर रहे हो। अब क्या हुआ यहाँ पे कि इक्विवेलेंट पॉइंट तो आ गया, इक्विवेलेंट पॉइंट पे अभी आपका HCl खत्म। अब यहाँ पे आपका जब HCl खत्म हो गया, यहां तक आप आए, मिलाते मिलाते आपका HCl खत्म। अब HCl खत्म हो गया, फिर आप NaOH ऐड कर रहे हो। क्या ऐड कर रहे हो, NaOH आप ऐड कर रहे हो। आप कौन से पॉइंट है वो, आफ्टर इक्विवेलेंट पॉइंट। तो जब NaOH ऐड करोगे तो सोल्यूशन के अंदर Na प्लस और OH माइनस की एक्सेस होगा कि नहीं। अब थोड़ा सा मिलाओगे फिर Na प्लस OH माइनस, Na प्लस OH माइनस कितनी टूट के नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएगा आफ्टर इक्विवेलेंट इंक्रीज कर जाएगा। जैसे नंबर ऑफ आयन इंक्रीज करेगा तुरंत शार्पली ग्राफ क्या करेगा, अब भागेगा। फिर यहां से आपका क्या होगा, ये ग्राफ ऐसे आपका ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट जो आपका ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं भाई जी, इस पॉइंट को बोलते हैं एंड पॉइंट। क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट, या फिर इसको क्या बोलते हैं इक्विवेलेंट पॉइंट, इक्विवेलेंट पॉइंट, इक्विवेलेंट पॉइंट। अब सवाल ये बनता है, अब देखो इक्विवेलेंट पॉइंट पे ये जो आपका लैम्डा एम की वैल्यू है, इक्विवेलेंट पॉइंट पे लैम्डा एम की वैल्यू क्या है, सबसे कम है। तो लोएस्ट वैल्यू, लोएस्ट लैम्डा एम कहां पे आ रहा है, एट इक्विवेलेंट पे। ये सवाल आया हुआ है एट इक्विवेलेंट पॉइंट पे। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का अगर जब टाइट्रेशन कर रहे हो तो जो लैम्डा एम की वैल्यू जो लोएस्ट आ रही है वो किस जगह पे आ रही है, वो आ रही है एट इक्विवेलेंट पे। आप यहाँ पे देख रहे हो इक्विवेलेंट पे। अब एक चीज ये है कि ये वाला जो ग्राफ है ये किसके वजह से डिक्रीज हुआ ना, ये वाला ग्राफ किसके वजह से डिक्रीज हुआ, यहाँ पे क्या हुआ था H प्लस रिप्लेस बाई Na, H प्लस रिप्लेस बाई Na प्लस, इस वजह से क्या हुआ था, डाउन हो गया था, है ना। ये शायद रेड पेन आपको नहीं दिखेगी तो ये पेन यूज कर लेते हैं, रेड पेन इस पे।
H प्लस रिप्लेस बाई Na प्लस, ये हुआ। फिर उसके बाद में क्या हुआ, ये वाला जो ग्राफ इंक्रीज हुआ है ये किसके वजह से हुआ, ड्यू टू, बोलो, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ आयंस। अब नंबर ऑफ आयंस इक्विवेलेंट पॉइंट के बाद में बढ़ा था नहीं बढ़ा था, तो ये वाला जो ग्राफ है इंक्रीज हुआ है नंबर ऑफ आयंस की वजह से, ये वाला रिप्लेस हुआ है H प्लस Na प्लस से। और एक चीज ये देखो यहाँ पे, ये ग्राफ यहाँ से चला है, यहाँ से ऐसे हुआ, अप से आया हुआ है, ये यहाँ से भी तो आ सकता था, यहाँ से ऐसे भी तो मैं नीचे से भी ले सकता था ऐसे, लेकिन नीचे से इसलिए नहीं लिया क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो अल्फा होता है मैक्सिमम डिसोसिएट हुआ रहता है, और जितने नंबर ऑफ आयंस रहते हैं उतना ही क्या होता है, उसकी कंडक्टेंस क्या होती है, मोलर कंडक्टेंस ज्यादा होती है। तो हम इसकी ऊपर से लेकर आते हैं क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग के तरीके से बिहेव कर रहा था, अगर लो होता तो हम इसको लो से लेकर आते। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको समझ में आ गया, ये ग्राफ समझ में आ गया। ये से सवाल पूछा हुआ कि एक अभी जियो साइंटिस्ट के 2020 या 21 वाले पेपर में इससे सवाल आया था कि वी शेप का ग्राफ किसके लिए बनता है, वी शेप का ग्राफ टाइट्रेशन के अंदर, तो ये कैसा दिख रहा है, ये वी शेप का दिख रहा है, देख रहे हो, ये वी शेप का, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में बनता है, यही ऐसा ऑप्शन था इसमें। तो बहुत आसान सवाल आते हैं। अब ये भी पूछता है कि पहला वाला डिक्रीज हुआ तो ड्यू टू, अब ये दे दिया कि H प्लस रिप्लेस बाई Na प्लस, नंबर ऑफ आयन का डिक्रीज होना, ऐसे कुछ 2-4 पॉइंट बना के दे दे तो आपका ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एट इक्विवेलेंट पॉइंट पे लैम्डा एम की वैल्यू सबसे लोएस्ट होती है, ये बात भी आपको क्लियर हो गई। ठीक है, अब चलते हैं हम थोड़ा सा आपको दूसरे ग्राफ की तरफ लेके। जो आपका दूसरा ग्राफ था वो क्या था, वीक एसिड, वीक एसिड वर्सेस NaOH बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। आप जब इसकी रिएक्शन कराओगे तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, क्या बनाएगा, प्लस NaOH, ये क्या बनाएगा, CH3 COONa प्लस वाटर। यहां पे आपका क्या बना है, सॉल्ट बना है। अभी यहाँ पे इस वाले ग्राफ में ये सॉल्ट का फॉर्मेशन डोमिनेंट फैक्टर बनेगा। ठीक है, तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। देखो जो इसमें पहला ग्राफ है, जो सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ है, ये डोमिनेंसी क्रिएट करता है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है, और इसके वजह से पहले क्या होता है, ग्राफ शार्पली थोड़ा सा इंक्रीज होता है। मतलब ये जो ग्राफ होता है ये थोड़ा सा ऐसे क्या होता है, इंक्रीज होता है। फिर जब इक्विवेलेंट पॉइंट आता है, आफ्टर इक्विवेलेंट पॉइंट पे ये फिर क्या होता है, शार्पली ऐसे बढ़ जाता है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये आपका पॉइंट आता है फॉर्मेशन ऑफ ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। और ये है, ये जस्ट इक्विवेलेंट पॉइंट के बाद में तो जो भी आएगा वो नंबर ऑफ आयंस की वजह से आएगा, ड्यू टू इंक्रीजेस नंबर ऑफ आयंस। और ये इसका क्या हुआ, ये इसका एंड पॉइंट हुआ, क्या हुआ, एंड पॉइंट। ठीक है, ये लेमडा एम और ये आपका VML में है। ठीक, एक ग्राफ मतलब ऐसे हल्का सा आके ऐसे जो शार्पली गया हुआ, तो ये आपको ये ध्यान रखना। दूसरा ग्राफ ये हो गया आपका, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे आओ, तीसरा क्या था, तीसरा था मिक्सचर ऑफ, तीसरा क्या था यहाँ, ये दो हो गए। तीसरा था मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड, और वीक एसिड का मिक्सचर था वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का। तो इस पे भी आते हैं।
ठीक है, अब इस पे भी आते हैं। अब देखो सेम चीज वही है, अभी जो आपने पहला और दूसरा ग्राफ बनाया था उसी पहले और दूसरे ग्राफ को मिक्स कर देना है। अब NaOH है तो पहले किससे रिएक्ट करेगा ये बताओ। वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड पहले जाएगा रिएक्ट करने NaOH से, तो NaOH पहले HCl से रिएक्ट करेगा। जब HCl से रिएक्ट करेगा तो HCl वही कॉन्सेप्ट हो जाएगा पहले वाले में कि H+ रिप्लेस हो जाएगा Na+ से, जो पहला ग्राफ था। तो पहले वाले में क्या होगा, यहाँ पे पहले वाले में ऐसे डाउन आएगा, HCl जब तक है तब तक वो डाउन आता जाएगा, होता जाएगा। फिर उसके बाद में क्या होगा, अब HCl तो खत्म, अब किसकी बारी है, वीक एसिड की। और वीक एसिड जब आएगा तो अभी आपने वीक एसिड को देखा, ये हल्का सा क्या हुआ था, इंक्रीज किया था ऐसे। अब वीक एसिड भी खत्म, अब क्या आएगा, इक्विवेलेंट पॉइंट आ गया ना, क्योंकि पहले HCl भी खत्म हो गया, फिर उसके बाद में HCl मिड पॉइंट पे खत्म हो गया होगा। मान लो 50 ml है, 50 ml है और 50 ml है, ठीक है। और ये मान लो ये बहुत ये एक्सेस में आप ले रखे हो, तो पहले 50 ml खत्म हुआ, ये मिड पॉइंट पे आपका क्या हो गया, ये खत्म। फिर अब इसकी बारी आई, अब ये यहाँ पे आके खत्म हो गया। अब फिर उसके बाद में आप क्या कर रहे हो, NaOH और मिलाते जा रहे हो, तो जब NaOH मिलाओगे तो और नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे और ग्राफ इंक्रीज हो जाएगी। तो जब ये ग्राफ फिर ऐसे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अब ये आपके कौन से पॉइंट आ गए, 2 पॉइंट इसमें दिखे आपको। ये वाला जो ग्राफ है ये किसका किसका है, HCl और HCl प्लस NaOH, इसकी वजह से ग्राफ बना है नीचे। और ये वाला कौन सा है, CH3COH प्लस NaOH। और ये वाला क्या है, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ आयंस, है ना भाई, यही था ना। अब इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है, अब यहाँ पे ये देखो, ये आपका कौन सा पॉइंट है, मिड पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है, मिड पॉइंट। और ये आपका कौन सा पॉइंट है, इक्विवेलेंट पॉइंट। कौन सा पॉइंट है, इक्विवेलेंट पॉइंट, ठीक। अब सारे ग्राफ में जो लैम्डा एम की वैल्यू थी डाउन कहां पे थी, इक्विवेलेंट पॉइंट में। लेकिन इस ग्राफ में आप कहां देख रहे हो, ये वाला पॉइंट जो है ये नीचे है, ये वाला पॉइंट तो ऊपर है। यहाँ पे देखो ना, यहाँ से अब इस चीज को देखो, यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट ऐसे ऐसे जा रहा है, ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ पे मिल रहा है ना, जो इक्विवेलेंट वाला है। और ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ पे मिल रहा है। तो सबसे लोएस्ट कौन से पॉइंट है, मिड पॉइंट। यही अंतर है बाकी के ग्राफ में और इस वाले ग्राफ में, यही अंतर है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, कि जो लैम्डा एम की वैल्यू है, लैम्डा एम की वैल्यू लोएस्ट कहां पे आ रही है, लोएस्ट एट मिड पॉइंट, ठीक। मतलब आपको अगर मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का वर्सेस NaOH के साथ में ग्राफ दिया है और ये पूछ देगा कि आपका लोएस्ट वैल्यू कहाँ पे आएगी, तो माइंड में सबसे पहले जाता है कि इक्विवेलेंट पॉइंट पे ही सबसे कम होता है। बट ये ऐसा ग्राफ है जिसमें आपका मिड पॉइंट पे आता है, ये सवाल पूछा गया है और आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये ग्राफ बना लीजिए, उसके बाद में हम अगला ग्राफ देखते हैं। मैंने पहले और दूसरे ग्राफ को बस कुछ नहीं किया, पहला ग्राफ ऐसे आया था, ये खत्म, फिर दूसरा थोड़ा सा बड़ा, फिर यहाँ पे आ गया इक्विवेलेंट पॉइंट, फिर इंक्रीज हो गया। तो आपका इसमें कुछ नया नहीं है, बिल्कुल वही सारी चीजें हैं। अब अगला क्या है भाई, अगला हमने क्या किया था, दो हो गया, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का। स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर आप वीक बेस मिलाओ, देखो यहाँ पे
अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपने ले लिया। चौथा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर आपने क्या, यहाँ पे HCl ले लिया है। तो ये क्या हुआ कि HCl प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपने बना लिया अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। पहले क्या था इसमें, H प्लस प्लस Cl माइनस था। कब, बिफोर, और ये आफ्टर आपका क्या हुआ, NH4 प्लस प्लस Cl माइनस। अब देखो क्या हुआ, H प्लस किससे, देखो Cl तो इसमें भी है, इसमें भी है। अब इसमें क्या हुआ, देखो यहाँ पे इसमें क्या हुआ, ये जो H प्लस है ये रिप्लेस किससे हो गया है, NH4 प्लस से। मतलब क्या हो जाएगा, ये पहले क्या होगा, डाउन होगा। क्या होगा, ये ग्राफ में डाउन आएगा, ठीक है, ये आ गया डाउन। अब उसके बाद में जब डाउन आ गया, फिर आप अमोनियम ये मिला रहे हैं उसमें, ऐसे इसको डाल लो अंदर, तो ये वीक होता है। वीक होने का मतलब कि जिसको आप ये कह सकते हो कि जिसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ही कम है। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम है तो ये ज्यादा से ज्यादा आयंस नहीं सोल्यूशन के अंदर दे पाएगा, जैसे स्ट्रॉन्ग वाले देते हैं। तो नंबर ऑफ आयंस जो इंक्रीज होते हैं स्ट्रॉन्ग वाले में होते हैं, इसमें इतना नहीं होगा कि इफेक्ट पड़ेगा। तो इसके बाद में क्या होगा, ये ग्राफ यहीं से सीधा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सीधी लाइन चली जाएगी, क्योंकि ये नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ा पाएगा। तो ये आपका हो गया ड्यू टू H प्लस रिप्लेस बाई, ड्यू टू H प्लस रिप्लेस बाई NH4 प्लस, और ये वाला आपका नंबर ऑफ आयंस न बढ़ने की वजह से आपका ये ग्राफ सीधी आ गई लाइन। ठीक है भाई, इसमें कोई डाउट है? एक बार मुझे प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का देख लेने दीजिए, फिर उसके बाद में देखो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का क्या है कि ये थोड़ा सा अलग है। कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन के 4 ही ग्राफ थे, तो मैं सोच रहा था कि अगर इसी से रिलेटेड है तो यहीं पे चिपका देते हैं इसी चीज को। तो अब प्रेसिपिटेशन वाले में क्या है कि आपका KCl आप ले लो, AgNO3 ले लो, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और आराम से बैठ के पढ़ते रहिए भाई, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। देखो ये कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन के 4 ग्राफ थे। प्रेसिपिटेशन तो इसमें नहीं था, बट मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसको अब, क्योंकि इसी से रिलेटेड है तो हो जाएगा यहीं पे, नहीं तो बाद में छूट जाएगा। ये हमने देखा कि किसके किसके बीच में बनता है, कौन कौन से पॉइंट होते हैं। कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन थोड़ा सा मैं रिवीजन करवा देता हूँ आपका। फिर उसके बाद में आपने 4 ग्राफ बनाए, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, फिर मिक्सचर ऑफ एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, फिर वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर आपने प्रेसिपिटेशन। तो ये वाले जो 4 थे ये चारों आपने पढ़ लिए। अब इसी से सिमिलर था प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, तो इस चीज को भी थोड़ा सा यहीं पे भी चिपका लेते हैं, ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में। अब देखो एसिड बेस टाइट्रेशन ना, इंडिकेटर वाला पोर्शन, आइडोमेट्री, ये सारी की सारी चीजें आप जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे एसिड बेस की जिक्र हो जाएगी, और आपका इंडिकेटर वाला पोर्शन वहीं पे भी जिक्र हो जाएगा। रेडॉक्स पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे आइडो और आईडी वहाँ पे हो जाएगा, बैक टाइट्रेशन वगैरह जो है वहाँ पे हो जाएगा। तो ऐसे कर करके जो एनालिटिकल वाला पोर्शन है ये इसी में कवर हो जाएगा। तो मैक्सिमम जो आपके टाइट्रेशन जितने भी टाइप्स के होते हैं मैं कवर कर दूंगा यहीं पे। और आपका पोटेंशियोमेट्री टाइट्रेशन आप जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेकंड पार्ट पढ़ोगे तो वहाँ पे आपका पोटेंशियोमेट्री आ जाएगा। तो पोटेंशियोमेट्री, प्रेसिपिटेशन, कंडक्टोमेट्री, एसिड बेस, आइडो, आईडी, जितने भी तरीके की सारी की सारी चीजें हो जाएंगी, और बड़े इंपॉर्टेंट है, एनालिटिकल पोर्शन होता है। अब देखो जैसे KCl प्लस AgNO3, KCl प्लस AgNO3, तो हमारा क्या हुआ कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, AgCl और KNO3।
अब देखो सारे के सारे इसमें कोई भी कहीं भी H प्लस और OH माइनस नहीं दिख रहा है, H प्लस OH माइनस नहीं दिख रहा, सारे के सारे वीक वाले ही दिख रहे हैं। तो आफ्टर भी वीक था और बिफोर भी वीक था, और जब आफ्टर वीक और बिफोर वीक है तो ये जो ग्राफ आएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधी ग्राफ चली जाएगी। फिर आगे आप नंबर ऑफ आयंस बढ़ाओगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ाओगे तो ये ऐसे क्या करेगा, इंक्रीज करके ऊपर चला जाएगा। तो ये चीज था इसमें कि ये यहाँ पे लो 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 को ही रिप्लेस कर रहा है, लो रिप्लेस बाई लो, और ये आपका ड्यू टू इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ आयंस, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ आयंस। ये हो गया आपका प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। देखो मैं अब पांचों ग्राफ को समराइज करके यहीं पे बना दे रहा हूं, जो पांचों ग्राफ हैं आपके। बस इसी स्लाइड से मतलब आपको रहना चाहिए और बाकी कोई मतलब नहीं है। ठीक है भाई, पहला ग्राफ, दूसरा, बी, सी, डी और ये पांच ग्राफ हैं। अब ये पांचों ग्राफ एक बार आप लोग एक्सप्लेन कर दीजिए मुझे, फिर ये वाला पोर्शन हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। पांचों ग्राफ एक्सप्लेन कर दीजिए। स्ट्रॉन्ग एसिड बेस, H प्लस रिप्लेस बाई Na प्लस, नंबर ऑफ आयन इंक्रीज, देन ग्राफ इंक्रीज। ठीक, तो ये आपका हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक, ये आपका क्या हुआ, आपका वीक एसिड था, वीक एसिड को आपने NaOH के साथ में करवाया था, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सॉल्ट बना, फिर नंबर ऑफ आयन इंक्रीज। ठीक है, ये इसका देखो यहाँ पे मिड पॉइंट पे ये वाली वैल्यू सबसे कम दिख रही है, मिड पॉइंट पे ये मिड पॉइंट यहाँ पे मिड पॉइंट। अब ये वाली चीज क्या है, ये आपका ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, ये वाला ग्राफ। और ये वाला जो ग्राफ है वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, और ये वाला नंबर ऑफ आयंस यहाँ पे इंक्रीज है। ये हो गया। ठीक, यहाँ पे आपका था HCl, जो H प्लस रिप्लेस किससे था, NH4 प्लस से रिप्लेस हो गया था ना, और ये वाला क्या था, बाद में स्ट्रेट लाइन चली गई थी क्योंकि NH4OH क्या था, वीक था और उतना टूट नहीं पा रहा था। ठीक है, अब उसके बाद में क्या है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, लो रिप्लेस बाय लो, तो ये वाली लाइन बिल्कुल सीधे आ गई। फिर उसके बाद में नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहा था, तो ये वाली चीज ऊपर ऐसे बढ़ गई। तो ये पांच आपके ग्राफ हैं, और किस रीजन से बढ़े, बस एक में देखो यहाँ पे ये पॉइंट आपको ध्यान रखना कि जो इक्विवेलेंट पॉइंट पे ना आके मिड पॉइंट पे आपका क्या आता है, लैम्डा एम की वैल्यू कम आती है। ठीक है, मिड पॉइंट पे। और ये आपका ये वाला जो है ये प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, ये बाकी की बाकी चीजें आपको बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। आप एक बार ये सब देख लेना। अब ये कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन तो कंप्लीट हो गया, इसी के साथ में आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेकंड पार्ट जो होगा वो सेल वाला होगा। उससे पहले अब मैं आपको इससे रिलेटेड जो भी अभी तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, फिर नया टॉपिक शुरू करूंगा उस सेल। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, और इसको आप लोग पूरा देख लेना शुरू से लेके आखिरी तक।
7-8 वीडियो हैं जो भी, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए। और आई थिंक अगर कुछ आपको डाउट हो या कोई भी चीज़ हो तो आप पूछ लेना, और कोई सजेशन होगी तो सजेशन भी देना। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में।